एक माँ एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए इतनी तकलीफ़ों से गुज़रती है, इतनी तकलीफ़ों से गुज़रती है कि यकीन माने कि अल्लाह पाक ने अगर इसके दिल को इतना नर्म और गुदास और अपने बच्चे की मोहब्बत से सरशार ना किया होता तो शायद जब वो एक बार बच्चा पैदा कर लेती तो शायद वो बच्चे को दोबारा देखती भी नहीं। इतनी वो तकलीफ़ों से गुज़रती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है वो अपनी तमाम तर तकलीफ़ों को भूल जाती है। एक चीज़ जिसकी हम अपनी जो नई माएँ हैं उनको प्रिपेयर नहीं करते वो ये है कि हम उनको बताएं कि बेटा इसके बाद आपकी बॉडी में क्या डिफरेंट तब्दीलियाँ आएंगी। नहीं पता होता। मुझे भी लग रहा था कि भाई एक बार मेरा बच्चा पैदा होगा और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसी हो जाऊँगी जैसे मैं पहले होती थी। मेरी तो बॉडी मेरे कंट्रोल में है, लेकिन आपकी बॉडी आपकी कंट्रोल में नहीं रहती। बहुत सारी ख़वातीन की जो डिलीवरीज़ होती हैं बहुत ट्रॉमेटिक भी होती हैं। कुछ नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं और कहीं पे बड़ी बुरी सिचुएशन में आपको सी सेक्शन भी करना पड़ जाता है। तो ये हर चीज़ का ना आपकी बॉडी पे एक टोल होता है। अच्छा, सिर्फ टोल ये नहीं कि आपकी फ़िज़िकल, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत टोल होता है भाई इसका। आप पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कहीं कहीं आपको लग रहा होता है कि एक नई ज़िंदगी है, मैं सही नहीं कर पा रही इसके साथ, मैं इसका सही ख्याल नहीं रख पा रही। आप एक गिल्ट में चले जाते हो कहीं कि आप, क्योंकि आपकी नींद भी पूरी नहीं होती और आपको वो सपोर्ट हासिल नहीं होती। क्योंकि देखिए हम वही पाकिस्तानी हैं भाई, हम जब किसी घर बच्चा पैदा होता है ना जाते हैं और सबसे पहले कॉट की तरफ जाके देखेंगे अल्लाह मियाँ बच्चा कितना प्यारा, क्या नाम रखा। माँ को हमने नहीं देखा। सबसे पहले बात, एक पॉइंट जिससे मैं आज शो का आगाज़ करूँगी वो ये कि जब आप किसी घर बच्चे की पैदाइश हो ना, सबसे पहले जाके माँ को प्यार किया करें। वो एक बड़ी तकलीफ़ से गुजरी है, उसको प्यार करें, उससे कहें हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सारी माँ को ये कहने वाले लोग मौजूद नहीं होते, तभी वो एक डिप्रेशन वाले फेज़ में आ जाती है जब उसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही होती। उस पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आज हम इस वाले से बात करेंगे। और फाइनली अब लोगों में इस चीज़ का इदराक भी आ गया कि जी पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है। हम पिछले तो दहाइयों ये बात करते हैं कि जी पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल, यानी कि ये हकीकत है। और अब इससे निमटना कैसे है, आपने और मैंने ऐसी ख़वातीन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से फ़ाइट कर रही हूँ उनको उससे निकालना कैसे, आज हमने शो में इस हवाले से बात करी। मेरे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा हमीद जो कि जनरल फिजिशियन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा याकूब, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया जबीन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से हैं। और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं सफ़िया दोस्त मोहम्मद जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। आप चारों ख़वातीन को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन तमाम ख़वातीन में होता है और इसके केस की शिद्दत भी एक जैसी होती है या फिर डिफरेंट होती है? देखिए, सब ख़वातीन में तो नहीं होता। जैसे अभी हम क्लिप भी देख रहे थे उसमें भी बता रहे थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है पाकिस्तान में उसकी शरह काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत पूरी दुनिया के। सबसे ज़्यादा तो खैर अफ़गानिस्तान में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मुझे तो लगता था कि शायद वेस्ट में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो फैमिली सिस्टम है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है हमारे साथ। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्ग संभालने वाली होती हैं, वो तन्हाई का शिकार ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप बता रही कि पाकिस्तान में बहुत है। देखिए, पाकिस्तान में मसला ये है कि जहाँ पे ब्लेसिंग होती है ना, साथ साथ वही ब्लेसिंग यहाँ पे कर्ज बन जाती है। जब आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और आप वैसे ही बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों से इमोशनली मेंटली गुजर रहे हैं, साइकोलॉजिकली, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग और मौजूद हैं जो आपको पिन पॉइंट करें अच्छे बच्चे के साथ ये नहीं किया, अच्छा तुम बुरा क्यों महसूस कर रही हो, ऐसा तो नहीं है। इसको मतलब अपने को प्रूव भी करना है फॉरन ही कि मैं अच्छी माँ हूँ। हाँ, और मतलब आप इसको ये समझ लें कि 4th ट्राइमेस्टर चल रहा है आपका, ये 3rd ट्राइमेस्टर। हाँ, बिल्कुल ऐसा 4th ट्राइमेस्टर। जी जी। तो जब उस एक बच्चा डिलीवर करने के बाद, जैसा आप अभी कह रही थी कि कितनी पेन से वो गुजरती है, जब आपके हार्मोन्स का लेवल पिछले 9 महीने में एकदम पीक पे था, अब वो हार्मोन्स नहीं है, उसका एकदम क्रैश हुआ है। उसके बाद एक अलग ही आप साइकोलॉजिकल उस पर चले गए। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको आपकी प्रेगनेंसी अच्छी हो गई तो फिर ये आपको कभी नहीं होगा। आपको पहले बच्चे में नहीं हुआ, दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब आप को इस तरह के हार्मोन्स का एकदम फॉल हो जाए, इसके अलावा साइकोलॉजिकली आप इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हों कि आपको मेंटल फॉग हो रहा है, यानी चीज़ें ही समझ नहीं आ रही क्या हो रही हैं, डिसीजन आप ले नहीं पा रहे, आपके अंदर मूड
बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है, रेज हो रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या अगर करूँ, बच्चा रो रहा है और आपको समझ में ना आ रहा हो तो माएँ बड़ा बेबस फील करती हैं कि तकलीफ में भी आ जाती है, गिल्ट में भी आ गिल्ट जाती भी हैं। फील करती हैं, होपलेस भी फील करती हैं। तो बहुत सारी जगहों पे आप पे होता है, इमोशनली आपका बहुत ज़्यादा, जैसे आपको हेल्पलेसनेस की भी फीलिंग आएगी, आपको सैडनेस की भी फीलिंग आएगी, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपको जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी वो इंटरेस्ट नहीं करेंगी, और वो फिर आपको वो समझ में नहीं आ रही है मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो जानती नहीं, आपको रोना भी आ रहा है और आपको नहीं पता चल रहा कि हाँ, और आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाते ना, क्योंकि दुनिया आपको ये कहती है आपको तो इतनी बड़ी नेमत मिली है, आप कहाँ से इस तरह से फील करें। और वो नाकदरी बेशुक्रे लोग, हाँ वैसे हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो देखो कितने ज़्यादा बच्चे पैदा किए हैं, हमें तो कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। ये सुनने को भी मिलती ना बातें। और अब जैसे आप कहीं थे ना, लोग आते हैं मिलने को आते हैं, सीधा बच्चे को देखते हैं, माँ को तो पूछ नहीं रहे ना, जो तकलीफ से गुजरी है वो तो आराम से निकल के आगे सो रहा है। तो वेसल तो वही थी ना, और आपने पूरा एक बच्चा क्रिएट किया अपने अंदर, तो वो इसका मतलब वो आपकी क्या क्या चीज़ें लेके निकला है, तो आपके अंदर तो वो सारा गैप है ना, तो वो तो आपको फील होगा। इसके अलावा आपके जो अंदर इतनी मेजर चेंज आपके अंदर साइकोलॉजिकली इमोशनली आई है, और जिसके रिजल्ट में आप बिहेवियरली आप नहीं अब देख पा रहे। सबसे बड़ा नींद, जी। और फिर दूसरा आप तो काऊ बन गई हैं, तो हर वक्त आपको अवेलेबल होना है उसको फीड करने के लिए, तो मुसलसल बच्चा आपको एग्जॉस्ट ही कर रहा है ना, क्योंकि बाकी आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो बढ़ गई। अच्छा, मैं आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करूंगी। आप लोगों ने अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन आपको बच्चा पैदा होने के साथ आपके 4th ट्राइमेस्टर में हो जाए, बहुत से लोगों को लिटरली 1-1.5 साल के बाद भी हिट करता है, एंड यू नेवर नो लेटर इन लाइफ आपको कब जाके वो डिप्रेशन, क्योंकि आप वो अनएड्रेस्ड एक चीज़ आपके अंदर बैठी हुई है ना बॉडी के अंदर, वो एकदम फिर खुल के सामने आ सकती है। डॉक्टर साहिबा, आपको क्या लगता है कि क्या हर औरत को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है? जो मेरे सवाल इनसे आपसे नहीं मदिया, हर औरत को तो नहीं होता, इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। देखिए एक औरत इतनी सॉरी आपकी बात काट रही हूं, आप सब लोग भी तो खवातीन हैं, तो आप लोग को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हिट किया? अच्छा, अब मैं सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि मुझे अगर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में हुआ था, मैं उस वक्त क्या था, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी फौरन ही हो गई थी। मेरी बेटी 8 मंथ्स की थी, मैंने कंसीव कर लिया था। सेकंड, अच्छा मैं वर्किंग वुमेन भी थी, उसको डे केयर भी लेके जा रही हूँ, मुझे चिड़चिड़ाहट होती थी, गुस्सा आ रहा है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, लेकिन मैं कर रही होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का साथ मेरे साथ था, तो वो चीज़ें शायद मैनेज हो गई। लेकिन अब मैं रिलेट करती हूँ, शायद मैं उस फेज से गुजरी, और देखिए मैं एजुकेटेड होते हुए उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। तो ना मुझे अच्छा, मुझे सिर्फ टाइम ना काम भी करें, 2 बच्चे हैं, तो आपको वाकई पता नहीं चल रहा था, कभी लगता है कि मे बी मैं एग्जॉस्ट हूं। मैं एक चीज़ जो मेरे अंदर थी ना कि मुझे परफेक्ट दिखना है, वो वाली, ये काम भी हो जाए कि कहीं मुझे ये गिल्ट ना हो कि मैं अगर जॉब पे जा रही हूँ तो मेरे बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करें, मैं अगर ये कर रही हूँ तो मैं हर चीज़ को बड़ा परफेक्शन में लेके, उससे मैंने अपनी सेहत को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया चीज़ें। लेकिन अब मैं चाहती हूँ जब मेरे पास कोई मेरी पेशेंट आती है उसको ज़रूर एजुकेट करूँ, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, पहले अपनी हेल्थ को देखें, फिर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके बच्चे भी सफ़र नहीं करेंगे, आपके बच्चे भी हेल्दी होंगे। क्योंकि डॉक्टर इस्मा, हम सबको देखिए, हमें इतना पता है कि मैं एक परफेक्ट एंकर नहीं बन सकती, मैं एक परफेक्ट कुक नहीं बन सकती, पर हम सबको ये ज़रूर है कि हमने एक परफेक्ट माँ बनना है। तो माँ बनने के लिए जो मुझे लग रहा है वो कि आप हैं परफेक्ट माँ, अल्लाह मैंने आपके, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। देखिए एक माँ से ज़्यादा, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था कि अल्लाह ताला ने अपने आप को कहा है कि मैं माँ से ज़्यादा 70 गुना प्यार, मोहब्बत का पैमाना माँ है, बिल्कुल। तो अब देखिए लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि लोग हमें बताते हैं कि तुमने ये नहीं किया तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुमने ये नहीं किया तुम अच्छी माँ नहीं हो। कैसे? आप थोड़ा सा टाइम दें, उसको अंडरस्टैंड करने दें। हालांकि और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस मत इस बात का होता है, जो टॉन्ट या जज कर रहा होता है वो खुद भी एक औरत होती है। अच्छा, नहीं ज़रूर नहीं औरत, मैंने आदमियों को भी देखा है, मतलब आदमी भी उठ की बात करते थे कि हाँ भाई अगर तुम लोग तो बच्चों को टाइम देते नहीं तो बच्चे के साथ तो होगा। भाई आप रहते हैं बच्चे के साथ, सही बात, मतलब आपने ना बच्चा देखा है ना, साल में 2 दफा आपने बच्चा देखा है, आप कैसे जज कर सकते हैं किसी की भी पेरेंटिंग को? औरत तो उस फेज से गुजरी है ना, उसको पता है। लेकिन वही बात है कि ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई जल्दी माँ बन जाता है, कोई देर से माँ बनता है, फीलिंग सबकी, वो सारा फेजेस सारे ही होते हैं। मसला ये सिर्फ आता है कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम अगर हमें वो सहूलतें नहीं मिली तो हम आगे वाले को भी सहूलत नहीं देंगे। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे बताएं कि ऐसा हो सकता है, सॉरी आप बात करें। मैं ये कहना चाह रही थी, जो उन्होंने कहा ना कि दूसरे लोग दूसरे लोग ही नहीं खाली होते, हम खुद ही अपने आप को बहुत, हमारे अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग इनर क्रिटिक बैठा है जो हमारी हर चीज़ को जज करता है कि मैं अब ये क्यों नहीं कर पा रही, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। तो दूसरों को तो छोड़ ही देना, हम तो अब नहीं आपको इतने जूते मार रहे हैं कि बस। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। हम खुद, क्योंकि हमें चीज़ें नहीं करनी आ गई थी ना हमें किसी ने समझाया होता है, और क्योंकि परफेक्ट बनना है ना, तो इसलिए दिमाग में परफेक्ट बनने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि क्या, जैसे उन्होंने बात की कि किसी भी एज में आपको बच्चा हो, सो क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर एज आपके सामने आती है कि जी इस एज की अगर ख़वातीन जो है वो माँ बने तो उनको ज़्यादा डिप्रेशन होता है और आगे
क्या कोई एज केस के लिए है बात? जी बिल्कुल मदिया, इसमें ये कि जो टीन एज ग्रुप्स है जिसको हम वल्नरेबल पॉपुलेशंस कहते हैं वो एक्सट्रीम ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है। 18 से 20 साल तक की माएँ और 35 से 45 साल तक की माएँ, ये बहुत हाई रिस्क पॉपुलेशन है। और इस दौरान जो मसले मसाइल होते हैं एंटीनेटली पोस्टनेटली वो ज़्यादा ख़राब होते हैं एज़ कम्पेयर टू 20 से 35 साल की उम्र की माएँ जो होती हैं, उनके आउटकम्स भी बेहतर होते हैं एंड कंपैरेटिवली उनको लेस इन्वेस्टिगेशंस का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, आप तो खुद भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप गुजरी इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन जी से? जी अच्छा, उसमें ये है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो देखिए बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है। इसमें ब्लूज़ भी होते हैं, साइकोसिस भी है एंड डिप्रेशन भी। इसके मुझे टाइप्स बताएं, ब्लूज ज़्यादा खौफनाक हैं या ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है या फिर साइकोसिस ज़्यादा खौफनाक है? देखिए ब्लूज़ और डिप्रेशन, साइकोसिस ज़्यादा ख़तरनाक है। साइकोसिस में जो माँ है वो बच्चे को भी हेट करती है, उसको मारती है, उसको लाइक उसको बिल्कुल इंटरेस्ट। वेस्ट में बहुत सारी देखेंगे। अभी वेस्ट में क्या, मैं अभी पाकिस्तान में देखती हूँ, पिछले में खातून ने अपने 3 बच्चों को मार दिया है बड़े आराम से और गला काट के मारा। तो मुझे लगता है शायद ये भी आगे फॉर्म होगी बिकॉज वो यस नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रही। आपको बुखार होता है, खांसी होती है, तो कोई आपको सर पे हाथ लगा के देख लेता है क्या ये तो बुखार हो रहा है, खांस रहे हैं तो ये जी टीबी तो नहीं है, बीमार है। लेकिन दिमागी जो मसाइल हैं, जो मेंटल हेल्थ नजर ही नहीं है, आते उसका कोई टूल नहीं है असेस करने का ना। एक औरत है, वो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी है, अब उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ चल रही हैं, नोबडी अंडरस्टैंड। उन सबको लेते ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, फिर करके जब वो डिलीवर हो जाती है, व्हाटएवर द मूड ऑफ द डिलीवरी, तो उसको कोई असेस नहीं कर पाता। अगर एपिजियोटमी है तो पेन्स हो रहा है, स्टिचेस में पेन हो रहा है, बच्चे को बार बार देखना है उसको, तो दैट्स रीज़न ये सारी चीज़ें मिल के इवेंचुअली मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारी हमारी लड़कियां जो कि पहले किसी ना किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार होती हैं, अगर उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए तो वो कितना सीवियर हो सकता है? वो तो डेफिनेटली, वो आपका सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए ये डिपेंड करता है, अमूमन वो ख़वातीन जिनको डिप्रेशन की प्रीवियस हिस्ट्री होती है उनमें चांसेस पोस्टमार्टम डिप्रेशन का, साइकोसिस का डबल हो जाता है। और साथ में अगर फैमिली हिस्ट्री उनकी हो तो ये और वर्सन करता है इस एलिमेंट को, राइट। तो इन पेशेंट्स में हम बड़ा मोहतात रहते हैं, शुरू से ही साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं थ्रू आउट एंटीनेटली, उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि डिलीवरी के बाद में जो फेज़ आने वाला है दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर हर, राइट। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आती है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक नया बेबी आ रहा है, एक माँ है, ओके, शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। अब उसको एक नए बेबी की भी टेक केयर करनी है, तो बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, उसकी स्लीप एडिक्वेट नहीं होती है, शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ द पेन्स, स्टिचेस का पेन होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के चैलेंजेस होते हैं, सो मेनी थिंग्स आर कम टुगेदर। तो इस वजह से शुरू से ही इन पेशेंट्स में हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि खुद आपकी बॉडी पे आपका वो कंट्रोल नहीं रहता। आपकी बॉडी जैसे पहले आपकी बड़ी ताबेदार होती है, बट वंस इट डिलीवर्स द चाइल्ड वो फिर अपने मुताबिक चलती है। वो फिर आप कहते हैं यार ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। मतलब बहुत से लड़कियों को होता है कि चाचा मैं वापस उस बॉडी पे आ जाऊँ, नहीं आ सकते।